हाय गाइज, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। हमने पढ़ा था नीड फॉर बीसीपी, फिर हमने पढ़ा था डिज़ास्टर्स के बारे में, क्या किस टाइप के डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था स्टेप्स क्या हो सकते हैं, एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। फाइनली हमने लॉ और स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि कुछ लॉ हैं, कुछ तो इथिकल कंसिडरेशन होते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी। कई बार बिजनेस की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के इथिकल कंसिडरेशंस होते हैं और कई बार बिजनेस की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए लॉफुल कंसिडरेशंस होते हैं। कहने का मतलब कई बार लॉ बोलती है कि बिजनेस कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। मान लिया सपोज एक हार्ट के पेशेंट का आपके हॉस्पिटल में है और आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप अचानक उस ऑपरेशन को नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब एक तो इथिकल कंसिडरेशन है और लॉफुल कंसिडरेशन भी होते हैं। तो लॉफुल कंसिडरेशन, इथिकल कंसिडरेशन दोनों होते हैं। और लॉ और स्टैंडर्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने फॉरेन लेजिस्लेशंस के बारे में पढ़ा था, हिप्पा के बारे में पढ़ा था जो कि हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हमने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने जीबीएल और एक्सपीडाइटेड फंड अवेलेबिलिटी के एक्ट के बारे में पढ़ा। और हमने जाना था कि फाइनेंशियल कंपनीज़ में जीबीएल और एक्सपीडाइटेड फंड अवेलेबिलिटी एक्ट लगता है। और फिर सॉक्स के बारे में पढ़ा था, सार्बान-ऑक्सलेज एक्ट के बारे में पढ़ा था जो कि इनरॉन के डिबेकल के बाद आया। उसके बाद हम स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। ये तो लॉ थे जो फॉरेन कंट्रीज़ के लॉज थे। और फॉरेन कंट्रीज से, क्योंकि हमने ये भी जाना था कि इंडिया में अभी लॉ नहीं उतने बने हैं, उतने स्ट्रिंजेंट उतने लॉज नहीं आए हैं। और फॉरेन कंट्रीज़ में लॉज आ गए हैं और फॉरेन कंट्रीज़ की आउटसोर्सिंग का यहाँ पर होती है और बैक एंड ऑफिसेज यहाँ होने के कारण कुछ कंपनीज़ को वहाँ के लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि लॉ मैंडेट करते हैं कि अगर आपका बैक एंड या आप किसी रिलेटेड हो फॉरेन आपका ऑपरेशंस कंट्री के बाहर चल रहे हैं, तो उन्हें वो लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो चूँकि वो लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों के पास इंफॉर्मेशन ट्रिकल डाउन कर रही है। तो धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। और एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, इसलिए हमने इन लॉज के बारे में हल्का सा पढ़ा। मतलब लॉज में हमने ये पढ़ा कि भाई बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में ये पर्टिकुलर लॉज क्या कहते हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना चालू किया और स्टैंडर्ड्स में हमने जनरली एक्सेप्टेड सिस्टम सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा कि जो GASSP हैं वो क्या कहता है बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के बारे में या बिज़नेस की कंटिन्यूटी के बारे में। उसके बाद हम ITIL के बारे में पढ़ा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी है। हमने पढ़ा कि भाई वो एक पर्टिकुलर सीरीज़ ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं और सीरीज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, बेस्ट प्रिंसिपल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, उसके बारे में वहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर हमने बेसल कमेटी ऑन ई बैंकिंग के बारे में पढ़ा और जाना कि बेसल कमेटी जो है वो उसने अपेंडिक्स 6 या प्रिंसिपल नंबर 13 इशू किया है और उसमें बिज़नेस की कंटिन्यूटी हमें रखनी है और क्या रिकमेंडेशन है उनकी बिज़नेस कंटिन्यूटी के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बेसल सेकंड कैपिटल अकॉर्ड के बारे में। तो बेसल सेकंड कैपिटल अकॉर्ड जो है 2004 में आया। बेसल कमेटी ई बैंकिंग जो है 2003 में आई। बेसल कमेटी 1974 में बनी। तो बेसल सेकंड कैपिटल अकॉर्ड आया। बेसल सेकंड कैपिटल अकॉर्ड काफ़ी बड़ा है, उसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमें केवल कंटिन्यूटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि बिज़नेस की कंटिन्यूटी कैसे रहे। तो बेसल सेकंड जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लागू होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि एक तो हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हम थ्रेट्स के बारे में रियल टाइम इवैल्यूएशन कर सकें ताकि बिज़नेस की कंटिन्यूटी मेंटेन की जा सके। फाइनेंशियल सेक्टर बहुत वहाँ पर क्रेडिट रिस्क बहुत तगड़ा होता है। क्रेडिट रिस्क, एक तो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट और क्रेडिट रिस्क, दो चीज़ें बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वो कहीं पर से उनमें प्रॉब्लम आ गई तो बिज़नेस की कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज आप कल की डेट में स्टेट बैंक के पास गए और स्टेट बैंक के पास बहुत पैसा है, बहुत इंटरेस्ट कमा रहा है, लेकिन वो आप जब पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पैसा नहीं दे रहा है, विड्रॉल नहीं करने दे रहा है।
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बैंक्स को एक कैपिटल रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो रखना पड़ता है, यानी कि बैंक के पास एक डिपॉजिट होते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसके पास रखना पड़ता है, और वो इसलिए रखता है ताकि मिनिमम परसेंटेज रखना पड़ता है ताकि कोई भी बैंक में बंदा जाए और अपने खाते से पैसे निकालना चाहे तो उसे आसानी से वो पैसे मिल जाए। विड्रॉल, बैंक विड्रॉल के लिए नो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बैंक ने अगर पैसा आपको देने से मना कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब बैंक बैंकरप्ट हो सकता है, फिर और लोग भी पैसा मांगने लगेंगे और विड्रॉल्स ज़्यादा ही होने लगेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरी बात, रिस्क अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। गुड रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन है उसका रियल टाइम एवोल्यूशन होना चाहिए ताकि ये रिस्क ना हो सके। फिर से हम रिपीट करते हैं, बैंक में जो रिस्क होंगे वो फाइनेंशियल रिस्क होंगे, और फाइनेंशियल रिस्क में भी क्रेडिट रिस्क सबसे ज़्यादा होंगे। एक तो हो सकता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो सही तरीके से होना चाहिए, और एक क्रेडिट रिस्क होता है वो नहीं होना चाहिए। तो इसी पर बेसल सेकंड कैपिटल अकॉर्ड बेस्ड है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या कहता है। जून 2004 में बेसल कमेटी ने इंटरनेशनल कन्वर्जेंस ऑफ कैपिटल मेजरमेंट एंड कैपिटल स्टैंडर्ड इशू किया, यानी इंटरनेशनल कन्वर्जेंस हुई। यानी कि हमने जैसे पढ़ा था कि बेसल कमेटी में क्या है कि 10 एडवांस कंट्री के गवर्नर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर बैठे, तो उन्होंने कैपिटल मेजरमेंट और कैपिटल स्टैंडर्ड्स बनाए, इंटरनेशनल कन्वर्जेंस ऑफ कैपिटल मेजरमेंट और कैपिटल स्टैंडर्ड्स बनाए। तो एक रिवाइज्ड फ्रेमवर्क आया और जिसे बेसल 2 कैपिटल अकॉर्ड कहा गया। अब इस बेसल 2 कैपिटल अकॉर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्क के प्रति ज़्यादा प्रोएक्टिव हो और फॉरवर्ड लुकिंग हो, और मतलब टोटल टर्म्स में प्रोएक्टिव हो और फॉरवर्ड लुकिंग हो, लेकिन क्योंकि हम बिजनेस कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो रिस्क के पर्सपेक्टिव से वो प्रोएक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। यानी वो IT यूज़ करें, इंफॉर्मेशन रियल टाइम में आ रही हो, और डिसीजन लेने के लिए बेटर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करें। तो बेसल सेकंड जो है वो इसलिए लाया गया कि रिस्क अवेयरनेस बढ़े, और उसने कहा कि उसने जो एम्फेसिस किया अच्छे रिस्क मेजरमेंट और मैनेजमेंट में, यानी अच्छी तरीके से आप रिस्क को मेजर भी करोगे और मैनेज भी करोगे, क्योंकि 2004 तक कंप्यूटर बड़ी तेज़ी से कंप्यूटराइज बैंकिंग इंडस्ट्री ना केवल कंप्यूटराइज हो गई थी, ATM हो गए थे, बल्कि नेट बैंकिंग और कई चीज़ें आ गई थी। तो ई-बैंकिंग, पेपरलेस मनी, ई-कैश, इसके कॉन्सेप्ट्स आ गए थे। तो उसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि रिस्क मेजर भी होना चाहिए, और रिस्क जो है एक जब अच्छा रिस्क मेजरमेंट मेथोडोलॉजी सही होनी चाहिए। पहले आप मेजर करोगे और फिर उसे मैनेज करोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जी अप्रोप्रिएट कैपिटल रिजर्व रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल क्या है, नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली होते हैं, यानी कि अगर आपके बैंक में पैसा है तो आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो एंट्री होती है, वो एंट्री इंस्टेंटली ट्रांसफ़र होगी। तो आपको या ATM से आप पैसा निकाल सकते हो, रात के 12 बजे भी पैसा निकाल सकते हो, और आप ATM में गए और पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम हो गई। पहले कुछ दिन पहले की बात है, आज से करीब 5, 7, 8, 10 साल पहले की बात है। एक बार र्यूमर बढ़ा, ICICI बैंक में पैसे की कमी हो गई, लोगों ने फटाफट पैसे निकालने चालू कर दिए। बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक ने मार्केट में बोला कि भाई पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो पैसे निकाल रहे थे वो ICICI बैंक के ATM से पैसे निकल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन सपोज़ अगर वो पैसे निकाल रहे होते, र्यूमर्स फैलता और वो पैसे नहीं निकलते, लोगों के पैसे निकलने बंद हो जाते, उनके पास उतना कैश रिजर्व रेशियो नहीं होता। असल में क्या होता है कि एक बैंक होता है, बैंक क्या करता है, एक पर्टिकुलर पैसा लोन्स में दे देता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स में दे देता है। तो 100 रुपया आप डिपॉजिट करोगे, उसमें से मालूम पड़ा उसने 70 रुपया आगे दे दिया, 80 रुपया आगे दे दिया, 30 रुपया 20 रुपया अपने पास रखा, हर का 20 रुपया अपने पास रखा, और जब भी लोग आए उसने विड्रॉ करने दिया। तो अगर विड्रॉल एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बैंक के पास, क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं अवेलेबल नहीं होगा। तो बेसल कमेटी ने बोला अप्रोप्रिएट CRR रखना है, अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट होना है, लेकिन अच्छे रिस्क मैनेजमेंट होने से पहले रिस्क का मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। रिस्क को मेजर करोगे तभी तो आप उसे मैनेज करोगे। अब
ये कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब ये लगता है कि भाई ये तो हर बैंक बोलेगा कि पहले रिस्क सही तरह से मेजर होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए, लेकिन जब स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं तो क्या होता है कि उनका कंप्लायंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी अवेयरनेस और बढ़ जाती है, लोग उस स्टैंडर्ड्स को सीरियसली लेना चालू करते हैं और फिर स्टैंडर्ड से लॉ बनता है और चीज़ें बनती हैं, मींस लॉ बनता है, कंप्लायंसेस क्रिएट किए जाते हैं, बैंक सेंट्रल बैंक प्रोएक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से बेसल सेकंड कैपिटल अकॉर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैंक इस अकॉर्ड की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए बैंक को ये डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि उनके पास एक डेटा आर्किटेक्चर है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक डेटा आर्किटेक्चर है। और ये डेटा आर्किटेक्चर फाइनेंस से ही नहीं, फाइनेंस का ही डेटा नहीं है बल्कि ऑपरेशन से भी पी जाता है, यानी ऑपरेशनल डेटा भी है, फाइनेंशियल डेटा भी है और हर तरह का डेटा है। ओवरऑल डेटा आर्किटेक्चर है और इससे रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। तो मतलब अकॉर्ड का फोकस ऑपरेशनल रिस्क में भी था और क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर के एक्यूरेट मेजरमेंट में भी था कि क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर का एक्यूरेट मेजरमेंट हो सके। तो बैंक को इनकरेज किया गया कि भाई आप पोटेंशियल लॉसेस से अपने आप को एडिक्वेटली कवर करो। मतलब जो आज की डेट में क्या है कि स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी डेटा रिक्वायरमेंट की बढ़ गई है, ऑनगोइंग कंप्लायंसेस बढ़ गए हैं और वो इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि बेसल सेकंड कैपिटल अकॉर्ड या इस तरह के स्टैंडर्ड्स ने उसको प्रोनाउंस किया है, बताया है और एडवांस अप्रोचेज़ आ गई हैं। वो एडवांस अप्रोचेज़ हमें कंसिडर करनी चाहिए। तो बेसल सेकंड कैपिटल अकॉर्ड जो है वो ये बोलता है कि रियल टाइम इवैल्यूएशन आप कर सको तो उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए और ये डेटा छोटा मोटा नहीं होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है और ये हिस्टोरिकल डेटा भी होता है। तो उसने कहा कि हिस्टोरिकल डेटा तो आपको रखना ही रखना है अगर आप इस अकॉर्ड की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हो, लेकिन एडवांस अप्रोचेस लेनी है, यानी कि आपको ऑपरेशनल और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्रिएट करना है। आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, वो प्रोसेसेस होनी चाहिए, वो सिस्टम होनी चाहिए जो कि ऐसे डेटा को स्टोर कर सके, एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके और रियल टाइम दे सके। यानी कि आपके पास इस तरीके के सॉफ्टवेयर होने चाहिए कि जो डेटा आया पहले तो आना चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए, फिर एनालिसिस के डेटा होने चाहिए, एनालाइज करे, फिर इंटरप्रिटेशन के डेटा होने चाहिए। जो वास्ट डेटा आता है, बैंक का हज़ारों ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन्हीं ट्रांजैक्शन से बैंक इंस्टेंटली, उसके पास सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए जो क्रेडिट रिस्क कॉन्स्टेंटली बताता जाए, रियल टाइम में बैंक्स को अवेयर करा सके। तो ये बेसल सेकंड अकॉर्ड ने कहा। तो यानी कि हमें एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाना पड़ेगा और वही डेटाबेस जो अंडरलाइंग डेटा है उससे क्या है, डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस के रिस्क को एवेल्युएट करते रहना पड़ेगा। तो ये बेसिकली रिस्क को क्यों एवेल्युएट करना पड़ेगा? रिस्क हो गया तो क्या है, बिजनेस खत्म हो सकता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बड़ी जल्दी बस्ट होते हैं। अगर एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो बड़ी जल्दी बस्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बस्ट हो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक SAS 70 है। SAS 70 एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। 70 नंबर का SAS है और ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है। और ये किसने डेवलप किया है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी AICPA ने किया है। अब ये जो SAS 70 ऑडिट है या मतलब जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने आया है बंदा, उसके पास उसको कंट्रोल एक्टिविटी की इन डेप्थ ऑडिट करनी होगी, SAS 70 ये बोलता है। लेकिन SAS 70 में एक प्रॉब्लम है। SAS 70 में ये प्रॉब्लम है कि उसके प्री डिटरमाइंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव या कंट्रोल एक्टिविटीज़ नहीं होती, यानी कि SAS 70 कोई ऑब्जेक्टिव्स और वो नहीं देता है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स नहीं देता है। वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सर्विस सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई स्टैंडर्ड है, उसको स्टैंडर्ड बनाना है। एक बार उन्होंने वो स्टैंडर्ड फ्रेम किए तो वो स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए, स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव बनाने और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाता ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑब्जेक्टिव बनाता नहीं है तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव नहीं बनाता है तो कोई कंट्रोल एक्टिविटी होती नहीं है। तो SAS 70 जो है सेटिस्फाइड हो जाता है, फेवरेबल ओपिनियन आ जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव है। SAS 70 ये फ्रीडम देता है कि आप अपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाओ और फिर उसके अगेंस्ट ऑडिट करने की वो बात करता है।
तो जो SAS 70 है, ये लिमिटेशन तो है SAS 70 में, भाई आप अपने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाओगे तो फिर ऑडिट क्या करोगे, और आपको फेवरेबल ओपिनियन मिल जाएगी अगर आपने ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनाए तो फिर एक गलत बात है। ऑब्जेक्टिव बनाओगे, दूसरा ये है कि ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, अगर सही ऑब्जेक्टिव्स बनाएं कि नहीं बनाएं, उन ऑब्जेक्टिव्स पर SAS 70 में ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, उस पर भी तो कोई ऑडिटर को ओपिनियन देना ही चाहिए। लेकिन SAS 70 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जब आप रिपोर्ट करोगे तो सेक्शन 404 के साथ SAS 70 को देखोगे तो आपको इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप SAS 70 स्टैंडर्ड से बता रहे हो, और बता रहे हो तो क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल सही है तो बिज़नेस कंटिन्यूटी रहेगी, इंटरनल कंट्रोल सही है तो रिस्क कम रहेगा। तो इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है, सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सेक्शन 404 और SAS 70 इस चीज़ को बताने में हेल्प करते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है कोबिट। कोबिट एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। कोबिट क्या है, कंट्रोल फॉर ऑब्जेक्टिव्स इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो कोबिट क्या करता है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। कोबिट क्या करता है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाता है। और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव किसके लिए बनाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए बनाता है। कोबिट एक हायरार्किकल फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब सबसे ऊपर डोमेन्स होंगे, नीचे प्रोसेस और उसके बाद एक्टिविटी होगी। कोबिट कहता है कि आप जब ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो तो आप उसको हायरार्किकल लेवल में बनाओगे। तो जैसे डोमेन लेवल पर है तो 4 डोमेन लेवल के बारे में बात करता है। परमोस्ट लेवल कहता है, वो कहता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एक डोमेन हो जाएगा, एक्विजिशन और इम्प्लीमेंटेशन दूसरा डोमेन हो जाएगा, डिलीवरी एंड सपोर्ट तीसरा डोमेन हो जाएगा, और मॉनिटरिंग चौथा डोमेन हो जाएगा। यानी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, अगर प्लान कर रहे हो और ऑर्गेनाइज कर रहे हो किसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो ये बात ऑब्जेक्टिव किसके बारे में बनाता है, केवल इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बनाता है। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो भी है उसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कोबिट बात करता है, और वो हायरार्की क्रिएट करता है। हायरार्की में सबसे ऊपर डोमेन होगा, उसके बाद प्रोसेसेस होंगी, उसके बाद एक्टिविटी होगी। डोमेन क्या है, सबसे ऊपर मोस्ट लेवल क्या होगा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। पहले प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, एक्विजिशन किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डिलीवरी और सपोर्ट दिया जाएगा, और फिर मॉनिटर किया जाएगा। ये 4 सबसे अपर लेवल हैं। उसके बाद वो कहता है कि मिडिल लेवल के बारे में बात करता है, प्रोसेस लेवल के बारे में। वहाँ पर वो 34 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। उसके बाद वो डिटेल्ड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाता है आपके एक्टिविटी और टास्क लेवल में, डिटेल्ड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, और 318 डिटेल्ड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में वो बात करता है। अब कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जाहिर है एक स्टेटमेंट होगा, और किसका, कि एक पर्टिकुलर आईटी एक्टिविटी है, वो पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क बना हुआ फ्रेमवर्क है उसके अंदर काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। यानी कोबिट एक फ्रेमवर्क देता है, और फ्रेमवर्क देकर हमें ये देखना पड़ता है कोबिट के फ्रेमवर्क में चीजें हैं कि नहीं हैं, और अगर वो उसके फ्रेमवर्क में है तो आप कोबिट के स्टैंडर्ड को मीट आउट कर रहे हो। अगर नहीं है तो ऑडिटर आएगा और आपको क्वालिफाई कर देगा। तो बेसिकली क्या है, कोबिट हमने क्या जाना, कोबिट जो है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है, किसे, आईटी सिस्टम, आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में। अब कोबिट हमारे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में कहाँ पर आता है, मतलब यहाँ हमारा जो चैप्टर है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, वहाँ पर कहाँ पर फिट होता है। तो कोबिट में एक DS4 इंश्योरिंग कंटिन्यूस सर्विस करके स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, DS4 ऑब्जेक्टिव है। तो वो ऑब्जेक्टिव ये देखता है कि भाई आईटी की प्रोसेस, जो आईटी की प्रोसेस है वो कहीं बीच में ब्रेकडाउन तो नहीं होंगी, कंटिन्यूस सर्विसेज देंगी कि नहीं देंगी, आईटी सर्विसेज अवेलेबल हैं जैसी रिक्वायर्ड हैं कि नहीं है, वो देखता है।
और अगर कहीं मालूम पड़ा कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बिजनेस इम्पैक्ट मिनिमम हो। मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके के हैं कि माइनर, अगर मान लिया सपोज मेजर डिस्ट्रप्शन हो जाए, तो कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो बिजनेस में मिनिमम इम्पैक्ट आए। ये DS4 दिखता है। DS4 क्या है? DS4 ऑब्जेक्ट, कोविड क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताता है। किसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताता है, किसी और चीज़ का नहीं, केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो वो उसमें एक है हाई लेवल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप देखोगे तो DS4 ऑब्जेक्टिव है। DS4 कहता है कि ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? इंश्योर कंटिन्यूस सर्विस, यानी हमारी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग को एडहेयर करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? अगर मेजर डिस्ट्रप्शन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बिजनेस में मिनिमम इम्पैक्ट आना चाहिए। ये इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश करता है। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स किसने बनाए हैं? ISACF ने बनाए, इंफॉर्मेशन ऑडिट सिस्टम एंड कंट्रोल फाउंडेशन ने बनाए। इंफॉर्मेशन ऑडिट सिस्टम्स एंड कंट्रोल फाउंडेशन, ये कोविड के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इन्हीं पर बेस्ड हैं। और ISACF ने जो ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ड्रॉ किए हैं, डेवलप किए हैं, ये इंटरनेशनल टेक्निकल, प्रोफेशनल, रेगुलेटरी और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर किए हैं। यानी कि उन्होंने इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को पढ़ा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को पढ़ा, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को पढ़ा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए। और इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस में ही कोविड ने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट करने, और हमने बोला कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 3 लेवल पर हैं। मतलब एक चेन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बनाया, 4 डोमेन लेवल पर हैं, 4 डोमेन्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? 34 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, और 318 डिटेल्ड लोअर टास्क लेवल होंगे। मतलब डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं इसमें। तो कोविड जो है गाइडलाइंस देगा, मतलब इन 4 के लिए या इन 34 के लिए या इन 318 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो इन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा। जैसे DS4 ऑब्जेक्टिव है, वो इंश्योरिंग कंटिन्यूस सर्विस की बात करता है। तो हमें देखना पड़ेगा कंटिन्यूस सर्विस दे सकता है कि नहीं दे सकता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, IT और IT सिस्टम दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अगर कोई मेजर डिस्ट्रप्शन हो जाए तो क्या मिनिमम इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, या इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, ये देखना पड़ेगा। तो बेसिकली आप DS4 को कैसे सेटिस्फाई करोगे, मतलब जो ऑब्जेक्टिव DS4 है, तो उसके लिए क्या है? आपके पास एक ऑपरेशनल कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए और IT कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। मतलब एक ओवरऑल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान तो होना ही चाहिए, और उसी के करस्पॉन्डिंग, उससे मिलता जुलता हुआ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को, बिजनेस को सर्वाइव करने के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी से निकलता हुआ IT कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी प्लान में जो है सबसे पहले क्रिटिकलिटी की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन से क्रिटिकल सिस्टम्स हैं आपके, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या हैं, बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर्स क्या है, उसके बाद ट्रेनिंग कैसी है, टेस्टिंग कैसी है, मतलब रेगुलर होती है कि नहीं होती है, सिस्टमेटिक और रेगुलर ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती है कि नहीं होती है, एस्केलेशन प्रोसेसेस क्या हैं, मॉनिटरिंग प्रोसेसेस क्या हैं, उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरनल एम्प्लॉय के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थर्ड पार्टी अगर आउटसोर्स कर रखा है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी एक्टिवेशन कैसे होगा, अगर मान लीजिए सपोज कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई तो बिजनेस कंटिन्यूटी एक्टिवेशन कैसे होगा, मतलब अगर मेजर डिस्ट्रप्शन आ गया तो उस डिस्ट्रप्शन को कैसे ख़त्म किया जाएगा, फॉल बैक प्लान क्या होगा, रिजम्पशन प्लान क्या होगा, कि आग आई तो आग को कैसे बुझाया जाएगा, और उसके बाद जो जो चीज़ें जली हैं उनको कैसे वापस खरीद के उन चीज़ों को रिज्यूम किया जाएगा, या अल्टरनेट सिस्टम्स कैसे एक्टिवेट किए जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या होंगे, और सिंगल पॉइंट फेलियर का असेसमेंट करना होगा। मतलब जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमें पता होनी चाहिए और पता हो कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा,
क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर में अगर एक पॉइंट फेल हो गया, हमने सिंगल पॉइंट फेलियर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट में कहीं पर फेलियर हुआ पूरा सिस्टम कैस्केड कर जाएगा, फेल हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर एरिया का सिस्टम या पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी। तो DS जो 4 है उसमें 13 स्पेसिफिक कंट्रोल है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के, और ये इंटरनेट में अवेलेबल है, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं, साका की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली कोबिट, हम बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पढ़ रहे हैं, हम ऑडिटर हैं, हमें ऑडिट करना है बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, तो हम कोबिट के स्टैंडर्ड्स को पढ़ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन कोबिट के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कोबिट के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, और कोबिट के स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि उसमें कंट्रोल ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। किसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं? इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी के करस्पॉन्डिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, और हमें ये देखना है वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन मीट आउट करता है कि नहीं करता है। इसके बाद हमारी स्टडी में कुछ और स्टैंडर्ड्स दिए हैं, कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं उनके, जैसे ISO IEC टेक्निकल रिपोर्ट TR 13335 दिया है, तो ये कुछ नहीं है, ये इसमें प्रोसीजरल सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये प्रोसीजरल सिक्योरिटी जो है बिज़नेस कंटिन्यूटी को भी इंक्लूड कर देती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड दिया हुआ है ISO 9002, ये क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल है, ये ऑर्गेनाइजेशन को में अप्लाई होता है और ये हर एरिया में अप्लाई करता है, लेकिन हमें क्यों चाहिए? हमें केवल कंटिन्यूटी प्लानिंग के लिए चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी प्लानिंग के बारे में भी बताता है, मतलब ये बहुत ही ब्रॉड स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के बारे में भी ये बताता है। इसके बाद हमारी स्टडी ISO 17799 के बारे में कहती है। इसमें क्या है, 10 मेजर सेक्शंस हैं इस ISO में, और ISO 2000 में जो है 17799 2000 में 10 मेजर सेक्शंस हैं बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट के लिए। उसको हम अगर देख लें तो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में अच्छी तरीके से काम कर देंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के बारे में, और हमने जाना कि BCP क्या होता है, बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग क्या होती है, डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग क्या होती है, BCP और DRP में क्या डिफरेंस है, और थ्रेड्स क्या हैं, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने रेगुलेशंस और लॉज के बारे में थोड़ी फैमिलियरिटी, थोड़ा नाम जाना, ताकि थोड़ा जाना कि उसमें क्या है, ताकि अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में किसी कंपनी में जाएं तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए वो कहें तो हम कर सकें और फिर ऑडिट कर सकें। थैंक्स।